नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है। कल इसी मॉनसून सेशन के दौरान हमारी राज्यसभा ने एक बहुत ही अहम बिल पास किया जिसका नाम है द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। इस बिल को लोकसभा से ऑलरेडी पास किया जा चुका था, अब राज्यसभा से भी इसे पास कर दिया गया है। इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर इस बिल पे होंगे, जिसके बाद ये बिल एक एक्ट की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरे भारत में लागू हो जाएगा। आज के अपने इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन किन लोगों पर यह बिल के प्रावधान लागू होंगे, किन किन सिचुएशंस में इसके प्रावधान लागू होंगे और क्या क्या एक्चुअल में फीचर्स हैं, क्या क्या प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या अलाउड एक्टिविटीज़ हैं इस बिल के तहत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आखिरकार अंटार्कटिक रीजन है कहाँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ राउंड है। अब ये राउंड अर्थ में दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं आर्कटिक, ये आर्कटिक रीजन है। और ये जो साउथ पोल वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक। अब ये जो अंटार्कटिक रीजन है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें, इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो हमेशा से ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए अनइनहेबिटेबल रहा है। इसका कारण है यहाँ की हार्श एनवायरनमेंट, हार्श क्लाइमेट। यहाँ के टेम्परेचर्स को अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। इनफैक्ट कई बार यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -90 डिग्री तक यहाँ पर टच कर जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे सबसिस्ट नहीं कर पाती है। यस, ह्यूमंस गो देयर, बट वो पिछले कुछ सदियों से जाना शुरू हुए हैं, पहले यहाँ पे ह्यूमन जाते तक नहीं थे। अब यहाँ पे अगर ह्यूमन पॉपुलेशन जाती है तो वहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पे पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन कहीं जाएं और पोल्यूशन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसे हम खतरे में डालते हैं। उसी को रोकने के लिए कई सारी ट्रीटीज, कई सारी कन्वेंशंस दुनिया भर में साइन की जा चुकी हैं। उन्हीं में से 3 इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स को लागू करने के लिए भारत ने इस बिल को लाने की जरूरत महसूस की और इस बिल को हम लेकर आए। चलिए, सबसे पहले इस बिल के प्रियम्बल को अगर हम देखें तो उसमें यही बात स्पष्ट की गई है कि ये हमारी तरफ से एक प्रयास है अंटार्कटिका की एनवायरनमेंट को बचाने का। यहाँ पे बताया गया है कि हम 3 ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स जिसे हम साइन कर चुके हैं, उन्हें इफेक्टिव बनाने के लिए, उन्हें भारत की तरफ से लागू करने के लिए इस बिल को लाया गया। कौन सी 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपसे सवाल की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले है अंटार्कटिक ट्रीटी, दूसरे नंबर पे आता है द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज, और तीसरे नंबर पे है प्रोटोकॉल ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी। सो ये 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको लागू करने के लिए इस बिल को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बिल लागू किन किन लोगों पे होगा। तो ऐसे सभी लोग जो भारत की तरफ से अंटार्कटिका में जा रहे हैं। भारत की तरफ से अगर आप अंटार्कटिका में जा रहे हैं, किसी भी एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा रहे हैं, तो आपको इन बिल के प्रावधानों को मानना होगा। अब एक और सवाल कि क्या भारत के नागरिकों पर ही ये बिल लागू होगा, तो जवाब है नहीं। अगर आप भारत के नागरिक भी हैं या फिर भारत के नागरिक नहीं भी हैं, तब भी अगर आप भारत की तरफ से एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं अंटार्कटिका में, तो आपको इस बिल के प्रावधानों को मानना होगा। मान लीजिए भारत की तरफ से कुछ साइंटिस्ट्स हैं जो कि रिसर्च करने के लिए अंटार्कटिका में जाना चाहते हैं। इसमें से कुछ इंडियन साइंटिस्ट्स हैं, कुछ नेपाल से हैं, कुछ भूटान से हैं, सभी मिलकर जाते हैं कि हम भारत की तरफ से एक्सपीडिशन लेकर जाएं। तो सभी के सभी लोगों को इस बिल में दिए गए प्रावधानों को मानना होगा। साथ ही में जिस वेसल पर ये लोग अंटार्कटिका में जाएंगे, चाहे वो शिप से जाएं या फिर एयरक्राफ्ट से जाएं, उस वेसल के ऊपर भी इस बिल में दिए गए प्रावधान लागू होंगे। अब अगला सवाल ये कि अंटार्कटिका की क्या कोई बाउंड्री है? कौन सा ऐसा रीजन है जिसे आप अंटार्कटिका में गिनेंगे, कौन सा ऐसा रीजन है जिसे अंटार्कटिका में नहीं गिनेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देशों की बाउंड्रीज होती हैं। इसी तरह से एशिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्रीज को हम काउंट करके चलते हैं। तो क्या अंटार्कटिका की भी कोई बाउंड्री है? तो यस, उसको भी हमने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है। हमने यहाँ पर कहा है कि अगर हमारे ग्लोब को देखें, हमारे ग्लोब में हम लैटिट्यूड्स में हम इसे डिवाइड करते हैं, तो जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होगा, इसके नीचे का जो भी एरिया होगा, इसके साउथ का जो भी एरिया होगा, उस सारे एरिया को हम अंटार्कटिक रीजन मानेंगे और उस सारे एरिया में ये बिल के प्रावधान लागू होंगे। यानी कि अगर आप
60 डिग्री साउथ में कहीं पे भी जाना चाहते हो तो ये माना जाएगा कि आप अंटार्कटिक में जा रहे हो और आपको इस बिल के प्रावधानों से रेगुलेट किया जाएगा। चलिए, सेंट्रल कमेटी, देखिए भारत में एक ऐसी बॉडी का गठन करने का प्रावधान है इस बिल के तहत जो कि इस बिल में दिए गए सभी रेगुलेशंस को लागू करेगी। साथ ही में आपको जो भी परमिशंस चाहिए, जो भी परमिट्स चाहिए, आप इसी सेंट्रल बॉडी से वो परमिशंस लेंगे। ये परमिशन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बॉडी बनाई जानी है, इसका नाम है द कमेटी ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब ये जो कमेटी होगी दोस्तों, इसमें जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे वो भी बताया गया है। तो वो होंगे सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सो ये जो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस होंगे, ये इसके चेयरमैन होंगे। इनके अलावा देयर विल बी 10 अदर मेंबर्स जो कि लाए जाएंगे अलग अलग मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेट्रा। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से ऑफिसर्स को उठाया जाएगा और इस कमेटी में मेंबर बनाया जाएगा। ये सभी के सभी ऑफिसर्स, इनमें से कोई भी बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के तो कम से कम ये ऑफिसर्स रहेंगे। इन 10 ऑफिसर्स के अलावा 2 एक्सपर्ट्स को भी लाने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। इनमें से एक जो एक्सपर्ट होंगे वो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट होंगे, अंटार्कटिक रीजन से जुड़े हुए एनवायरमेंट के एक्सपर्ट होंगे, और दूसरे जो होंगे वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यहां पर होने चाहिए। सो कुल मिलाकर आप देखेंगे एक चेयरमैन हो गए, 10 अदर मेंबर्स हो गए एंड 2 एक्सपर्ट्स हो गए। ये इस बिल में कहा गया है कि ये सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स होंगे। इस सेंट्रल कमेटी का फंक्शन क्या होगा? देखिए, जितनी भी परमिशंस होंगी, जितने भी इस अंटार्कटिक से जुड़े हुए जितने भी काम होंगे वो सेंट्रल कमेटी की देखरेख में होंगे, सेंट्रल कमेटी की परमिशन से होंगे। सो अगर आप यहां पर कोई परमिशन लेना चाहते हैं, कोई परमिट लेना चाहते हैं अंटार्कटिक जाने का, वो भी कमेटी की तरफ से आपको मिलेगा। साथ ही में ये कमेटी को ये जिम्मेवारी भी दी गई है कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं या जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स जुड़े हुए अंटार्कटिक से, उनको भारत की तरफ से फुलफिल किया जाए, भारत की तरफ से कंप्लाई किया जाए, वो तय करे, वो यहां पर इंश्योर करना इसी कमेटी की जिम्मेवारी बनाई गई है। चलिए, नीड फॉर परमिट। अब आपको कौन सी सिचुएशंस में इस कमेटी से परमिट लेना होगा उसकी भी प्रॉपर लिस्ट इस एक्ट में दी गई है। इसमें बताया गया है कि अगर भारत की तरफ से कुछ साइंटिस्ट एक एक्सपीडिशन लेके जाना चाहते हैं तो उन्हें यहां पर परमिशन लेनी होगी। अगर भारत की तरफ से कोई पर्सन वैसे जाना चाहता है और इंडियन स्टेशन जो कि अंटार्कटिका में बना हुआ है वहां जाके रुकना चाहता है, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी होगी। अगर कोई वेसल या एयरक्राफ्ट जो कि भारत में रजिस्टर्ड है और उसे अंटार्कटिका भेजा जा रहा है तो वहां पर भी परमिशन की रिक्वायरमेंट है इस कमेटी से। साथ ही में अगर कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति वहां जाकर ड्रिलिंग करना चाहता है, ड्रेजिंग करना चाहता है, वहां के मिनरल रिसोर्सेज को रिकवर करना चाहता है, उसके लिए भी यहां पे परमिशन चाहिए होगी। सो कुल मिलाकर आप कोई भी एक्टिविटी अंटार्कटिका में करना चाहते हो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी। खास करके आपको अगर परमिशन हासिल करनी है तो 2 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। पहली कंडीशन ये है दोस्तों कि आपको परमिट अगर लेना है वहां जाने के लिए तो आपको अपनी जर्नी की एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करनी होगी, एक रिपोर्ट बनानी होगी और यह दिखाना होगा कि आपके अंटार्कटिका में जाने से वहां की एनवायरमेंट को कोई खतरा नहीं है। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा ये है कि आपको आपका वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी तैयार करना है। आपको यह बताना है कि आप वहां पे जितने दिन रहेंगे इस जर्नी के दौरान आपका जो भी कूड़ा कचरा होगा, जो भी आपका वेस्ट होगा, उसे आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, वो प्लान भी आपको बनाना है। उसके बाद ही आपको परमिट दिया जाएगा। अब आता है बात प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज की। कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि आप अंटार्कटिका में जाकर नहीं कर सकते, जो कि प्रोहिबिटेड हैं। तो यहां पे स्पष्ट किया गया है कि कोई भी देश या हमारी तरफ से कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वहां पे नहीं किया जा सकता, या फिर कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट को आप वहां जाकर डिस्पोज नहीं कर सकते। साथ ही में आप वहां पर नॉन स्टेराइल जो सॉइल है वहां पर आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आप अंटार्कटिका के आसपास का जो ओशन है, अंटार्कटिका के आसपास के जो समुद्र है, वहां पर कोई गार्बेज, प्लास्टिक एटसेट्रा डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते जिससे वहां की मरीन एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचे। सो ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए यहां पर पेनल्टीज का भी प्रावधान किया गया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि
पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इट्स प्रोविजंस, द बिल्स प्रोविजन की जो कॉन्ट्रावेंशन है उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज है। अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है अंटार्कटिक रीजन में, तो ऐसे व्यक्ति जो कि उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें 20 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का प्रावधान बनाया गया है और साथ ही में 50 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। फाइन ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़, यानी कि मिनिमम 50 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ ड्रिलिंग फॉर मिनरल रिसोर्सेज और इंट्रोड्यूसिंग नॉन नेटिव एनिमल और प्लांट स्पीसीज इन अंटार्कटिक। सो अगर आप वहां पर कोई मिनरल रिसोर्सेज को जाके इलीगल ड्रिल करना शुरू करते हैं, या फिर वहां की नॉन नेटिव यानी कि बाहर से ले जाकर प्लांट या एनिमल स्पीसीज को अंटार्कटिका में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वहां की जो मेरीन एनवायरमेंट है वो डेफिनेटली खतरे में आई जाएगी, ऐसी कोई एक्टिविटी के लिए आपको 7 साल तक की सजा और फाइन आपके ऊपर लगेगा 10 से लेके 50 लाख रुपए तक का। The central government may notify one or more sessions courts to be designated courts under the bill and specify its territorial jurisdiction to try the offenses punishable under the bill. So ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी कि वो एक या एक से अधिक कोर्ट्स को यहाँ पे डेजिग्नेट कर सकती है, सेशन कोर्ट्स को डेजिग्नेट कर सकती है, जो कि ये पावर रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बिल के तहत कोई ऑफेंस करता है तो उसे पनिशमेंट दें। ये कुछ मेन पहलू हमने यहां पर कवर किए इस बिल के। अब अगला सवाल कि ये बिल हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि जुडिशरी में हमें करंट लीगल अवेयरनेस के टॉपिक्स को कवर करना रहता है। वहां पर हो सकता है कि इसमें से कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन बीइंग कि यूपीएससी में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा वास्ट है और उसमें काफी ज्यादा फोकस भी किया जाता है। सो ये एक ऐसा कानून है जो कि इंडिया की तरफ से ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ जो कमिटमेंट है भारत की वो दर्शाता है, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू and have a great day ahead. Thank you.